नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। हरियाणा सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम है 31 मार्च को, उसके लिए हमने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें अभी तक हम 7 टेस्ट हैं वो कर चुके हैं और ये टेस्ट नंबर 8 है। जो टॉपिक है वो रहेगा पॉलिटी। इसमें हम टॉप 25 जो MCQ विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक वो 7 टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले वो देखिए, क्योंकि ये पॉलिटी का पार्ट 2 रहेगा। इसमें फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, एक टेस्ट हम लगा चुके हैं पॉलिटी का, ये सेकंड है। ज्योग्राफी भी कर चुके हैं, तो इस प्रकार से आप हिस्ट्री सारे देख सकते हैं वहाँ जाके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा पसंद आ रहा है या किस प्रकार से आपको बेनिफिशियल लग रहा है। तो आप ज़रूर कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाएं जिनका भी एग्ज़ाम 31 मार्च को है, या फिर आने वाला जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोज़ होने वाले हैं। तो आप बस शेयर करते रहिए और मैं आपके लिए ऐसे ही, देखिए आपका रिस्पांस रहा तो मैं 50 मॉक टेस्ट, अब फिर बोल रहा हूँ, मैं 50 मॉक टेस्ट करवा दूंगा, लेकिन आपका रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसलिए मैं डेली आपको ये प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ। रिस्पांस जिस दिन आपको मुझे लगा कि पर जो हमारा पर लेक्चर है जो एक टेस्ट का, उस पर 1000 व्यूज़ आ गए तो मैं आपको 2 से 3 कह रहा हूँ मैं टेस्ट डेली प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी आपके 20 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन में यदि मैं 2 भी कराऊँ तो 40, ठीक है, तो पूरे 50 हो जाएंगे। लेकिन अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितना शेयर करते हैं, ठीक है। इसमें आपका कोई मतलब लॉस नहीं है शेयर करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो भारत की जो विधान पालिका है पहली बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? तो आप सबको पता है कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, उसमें है वो द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था। टोटल उसमें 60 सदस्य, जिसमें से 34 सदस्य हैं वो निर्वाचित तथा 26 सदस्य हैं वो मनोनीत होते थे। निचला सदन है केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था। उसमें 144 सदस्य, 104 निर्वाचित और 40 हैं वो मनोनीत होते थे, ठीक है। चलिए तो इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि 1919 भारत शासन अधिनियम में ये द्विसदनीय प्रणाली लागू हुई थी। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। किसका मतलब प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन का योजना के अंतर्गत ही भारतीय संविधान का गठन किया गया था। चलिए निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष, देखिए जो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ की बात, संघ राज्य की जहाँ बात आए तो वहाँ हम जवाहरलाल नेहरू को ही मानेंगे समिति का जो अध्यक्ष है। तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। चलिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोपरि कौन है, सबसे ऊपर कौन है भारत की राजनीतिक में, पॉलिटिक्स राजनीतिक व्यवस्था में? तो सबसे ऊपर है हमारे लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान को सर्वोपरि माना गया है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है, विभिन्न इकाइयों के सर्जन का प्रावधान करता है और संविधान में शासन के सभी अंग अधिकार और शक्ति प्राप्त करते हैं। मतलब जो भी राइट्स हैं, जो भी सिस्टम है, सारा सब कुछ किसके अकॉर्डिंग चलेगा? संविधान के। संविधान सर्वोच्च है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्यों पर का विचार लिया गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य वो जो सोवियत संघ रूस था, रूस के संविधान से लिए, क्योंकि पहले मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, इनको मतलब बाद में शामिल किया गया। मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 जो ए है क्या मूलत अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य सोवियत संघ या हम फिर बोल सकते हैं रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो हम एट प्रेजेंट की बात करें तो 12 अनुसूचियाँ हैं। देखिए भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। जो मूल संविधान जो बनकर तैयार हुआ था तब 8 अनुसूचियाँ थी। कालांतर संविधान संशोधन मतलब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए और उसके अनुसार 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों के संविधान में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, मतलब कौन मेल नहीं करता? देखिए नागरिकता है वो संविधान का भाग
2 में है, ये राइट है। मौलिक अधिकार संविधान भाग 3 में, ये भी राइट है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 5, ये राइट नहीं है क्योंकि यहाँ 4A आने वाला है, ठीक है। 4A मौलिक कर्तव्य 4A, और राज्य संविधान का भाग 6, ये ठीक है। तो ये मिलान नहीं करता, इसमें जो 5A की जगह 4A आएगा। नेक्स्ट है भारत में, यहाँ पर आपको लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। अब यहाँ पे लौकिक बात करना है आपको। देखिए, जो हम बात करें भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, मतलब हम भारत के लोग शब्दों से, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी वाहन सत्ता के अधीन नहीं है, मतलब लोग ही सर्वोपरि हैं। चलिए अगला है संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा नियंत्रित होती है? कार्यपालिका वो विधायिका द्वारा कंट्रोल में लाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की जो प्रणाली है संसद की, उसके अंतर बिंदु निम्नलिखित में से कौन से, मतलब इनके बीच में का डिफरेंस क्या है जो है वो, तो डिफरेंस है न्यायिक समीक्षा। देखिए ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यपालिक सीमाओं के अधीन है जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो ये उनके और हमारे संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके संसद और हमारे बीच में यही डिफरेंस है। चलिए अगला है भारतीय संविधान के विरुद्ध होने के कारण क्या है। देखिए हम बात करें, ये संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित माने तो सबसे बड़ा। इसके विरुद्ध होने का जो प्रमुख कारण है, इनमें संघ और राज्यों से संबंधित सारे प्रावधान शामिल किए गए हैं। हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, हमें सारे स्टेट्स की बात करें तो सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, इसलिए हमारा संविधान बड़ा है और लिखित भी है। चलिए भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही है। देखिए भारतीय राजनीतिक पद्धति की बात करें तो राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है, मतलब भारत में राष्ट्रपति पद्धति की नहीं संसदीय पद्धति की सरकार है। राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सही नहीं है, देखो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राइट है, संघीय नीति है, राइट है, संसदीय पद्धति की सरकार है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति पद्धति की सरकार ये नहीं है, क्योंकि भारत राष्ट्रपति पद्धति की नहीं संसदीय पद्धति की सरकार है। यहाँ राष्ट्रपति नहीं, शासन का औपचारिक मात्र, मतलब यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास पावर होती है, राष्ट्रपति एक नाम मात्र एक पोजीशन है, बस उसका लास्ट टाइम में हम यूज़ करते हैं। जब भी कोई किसी प्रकार का जो बिल है उसके लास्ट में जाता है और उसको राष्ट्रपति एक बार रोक सकता है, दोबारा मतलब उसको पास करना ही होता है, वो एक टेम्परेरी है हमारे लिए। जो शक्ति सबसे ज़्यादा है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। चलिए नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य की जो गठन करने की जो शक्ति है वो संसद में, पार्लियामेंट। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उसके क्षेत्र सीमाओं तथा नाम परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद को है। किसको है? भारतीय संसद को है ऐसा अधिकार। चलिए राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो कितने बनाए भाई? 14 राज्य बनाए और 6 संघ राज्य बनाए, मतलब टोटल 20। 14 राज्य 6 संघ राज्य। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता, फजल अली आयोग जो सुना होगा आपने, एक राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था जिसकी सिफारिश 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन मूल अधिकार विदेशी नागरिकों के को प्राप्त नहीं है? तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ये आर्टिकल विदेश वालों को नहीं, यहाँ वालों को पे लागू होता है। चलिए कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है उसका समावेश भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, देखिए कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किया गया है। ये संविधान के भाग 4 के तहत आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किस जो संस्तुति है पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो मतलब कौन सी ऐसी समिति थी जिसकी सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो वो थी सवर्ण सिंह समिति।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51A जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया, जो कि सवर्ण सिंह समिति की स्तुतियों पर आधारित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष, ये तो होनी चाहिए। पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। आवश्यक नहीं है। देखिए पढ़ा लिखो, देखिए हम बात करें संविधान के आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के जो अर्हताओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार उम्मीदवार पढ़ा लिखा होना अर्हत नहीं है। मतलब कोई ये आवश्यक नहीं है, ये ऐसा मतलब आर्टिकल 58 बोलता है जो राष्ट्रपति निर्वाचित के लिए, और सारी चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। चलिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 में प्रावधान है दायित्वों का। तो प्रधानमंत्री के लिए आर्टिकल 78, भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है। जो दायित्व हैं जो जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावों संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सनुचित करे। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जानकारी राष्ट्रपति को मांगे व दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया और राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा की जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। तो ये सारी बातें राष्ट्रपति के साथ वो डिस्कस करने के लिए मतलब दायित्वों का प्रावधान करे, उसका ये कर्तव्य भी बनता है प्रधानमंत्री का। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व प्रावधान भारत के संविधान के किस आर्टिकल में? बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पता है कि जो प्रेसिडेंट है हमारा राष्ट्रपति, वो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 नॉमिनेट कैंडिडेट करता है। तो 2 जो चुनता है विधानसभा एंग्लो समुदाय की बात करें हम तो वो किस आर्टिकल के तहत आते हैं? आर्टिकल 333 मतलब 333 के अंतर्गत। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के आर्टिकल 333 में यदि किसी राज्य में राज्यपाल की राय से और राज्य की विधानसभा में एंग्लो समुदाय, क्या होता है कि राज्य जैसे अभी फॉर एग्जांपल हरियाणा में 90 सीटें हैं विधानसभा की और एक राज्यपाल चुन सकता है, मतलब राइट है, लेकिन चुनी नहीं है अभी, इसमें आरक्षित हैं 17। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो क्या होता है कि किसी राज्य में राज्यपाल की राय उस पर राज्य की विधानसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय प्रतिनिधित्व आवश्यक है, उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, वह विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नॉमिनेट कर सकता है। राज्यपाल एक चुन सकता है और हम राष्ट्रपति की बात करें तो वो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य चुनता है। चलिए अगला देखिए, राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में कितने कैंडिडेट होते हैं ये बात है, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ये बात मैंने बता दी अभी आपको। राज्यसभा में 12 चुनता है, लोकसभा में 2। संविधान के आर्टिकल 80 क में कहा गया है कि राज्यों के संघ राज्य क्षेत्रों में 238 यानी प्रतिनिधि राष्ट्रपति द्वारा 12, मतलब 238 और 12 टोटल 250 से राज्यसभा बनेगी। चलिए, ये धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है यानी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि धन विधेयक है नहीं, क्योंकि वित्त सचिव वित्त मंत्री सभी का ध्यान इसी की ओर जाता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष, कोई विधेयक धन विधेयक है यानी इसका विनिश्चय संविधान के आर्टिकल 110 सेक्शन 3 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है कि उसका विनिश्चय अंतिम होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की जो रिटायरमेंट की आयु वो है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए जो रिटायरमेंट की आयु है 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालयों के लिए 62 वर्ष है। वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। देखिए, इंदिरा साहनीवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के चिकनी परत, विशाखावाद अपने कार्यस्थल यौन संरक्षण कामकाजी महिलाओं संरक्षण, मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19, 21 परस्पर अपवर्जी नहीं थी, बेला बनर्जीवाद विदेश यात्रा अधिकार दैहिक स्वतंत्रता। तो ये देखिए सारे आप इस प्रकार से देख लीजिए। इंदिरा गांधी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत, ठीक है। विशाखावाद अपने कार्यस्थल यौन शोषण संरक्षण कामकाजी महिला संरक्षण, मेनका गांधी फिर, और बेला बनर्जी। ये बेला बनर्जी वाला विदेशी ये सही नहीं है, इसमें क्या आएगा, जो बंगाल भूमि विकास नियोजन स्वतंत्रता विभाग के रूप में ये था। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आपको, बस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक कमेंट्स। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, राज्य विधानसभा निर्वाचन का संचालन भारत निर्वाचन आयोग करता है, जो भारत का इलेक्शन कमीशन है। आर्टिकल 324 के तहत राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भी भारत के निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है।
ओके, तो ये हमारे टॉप 25 जो हम डिस्कस करते हैं हर हमारे एक पार्ट, जो भी मॉक टेस्ट होता है उसके अंदर बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ, जिनकी डिटेल भी आपको, क्योंकि इसमें हम 25 नहीं, हम लगभग 50 से 100 क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं हमारे इस पार्ट में। तो थोड़ी स्पीड में तेज़ी रखता हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी थोड़ा रिवीजन ही चल रहा है। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ भी आ गए होंगे। इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आज आपका इस वीडियो पे आप अभी शाम तक 500 व्यूज़ आएँ तो जल्दी आपको मैं रात को भी एक वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।